सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड अनदर वी आर बैक विद अ न्यू सीरीज। और हम किंग्स एंड क्रॉनिकल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो दोबारा से एक और पार्ट में आपका स्वागत है। चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की हिस्ट्री का। तो अभी और भी पार्ट आने हैं, ये पार्ट के बाद भी कई पार्ट आएंगे। वैसे लगभग 7 पार्ट तक आने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का छठा पार्ट है। इफ़ यू आर इज न्यू इन दिस चैनल तो आप सभी को इससे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बाद में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हम स्पेशल लाइव अपडेट देते रहते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज पूछनी होती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो के 6 पार्ट, ये छठा पार्ट है, अगर वीडियो के 5 पार्ट नहीं देखें तो चैप्टर पहले आप सारी सीरीज कंप्लीट करते हुए आइएगा। ये उसके बाद की सीरीज है। चैप्टर 6 के अंदर, मतलब चैप्टर 9 के अंदर जो पार्ट 6 है हमारा, उसमें हम दूसरे यूनिक वे में और कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल पे बेस्ड है, तो इसीलिए हम जो भी क्या कहते हैं मुगल डायनेस्टी थी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात बताएं मुगल कोर्ट के बारे में, तो मुगल कोर्ट का मतलब होता है मुगल दरबार। मुगल दरबार की अगर आप बातचीत देखें तो बाबर 4 साल तक रहा। हुमायूं कुछ टाइम पीरियड तक रहा, लेकिन फिर उसे सफावियों के साथ जाके वहाँ पे बसना पड़ा। शेरशाह सूरी ने अपना टाइम पीरियड चलाया। उसके बाद आता है अकबर। अकबर ने मुगल कोर्ट को इतनी अच्छी तरीके से संजो के रखा, इतनी अच्छी तरीके से बनाया। तो क्लास 12 के हिस्ट्री के अंदर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा गया, और ये बताने की कोशिश करी गई है कि मुगलों के टाइम में जब अकबर था, शाहजहां आया, जहांगीर आया, औरंगज़ेब आया, तो उसमें मुगल कोर्ट के इम्पोर्टेंस क्या थे, किस तरीके से लोगों को भेंट दिया करते थे, किस तरीके से लोग इनको ट्रिब्यूटरीज दिया करते थे, किस तरीके से लोगों को ये टाइटल्स दिया करते थे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मुगल कोर्ट वाला टॉपिक हम इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुगल कोर्ट के टॉपिक में आपको ये जानना होगा, आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर है वो उनका जो प्रोसीडिंग पीरियड होता है, मतलब जो जिस तरीके से मुगल कोर्ट के अंदर राजा अपने तख्त पे बैठता है और पूरी प्रोसेसिंग चलती है कि अदालती कार्यवाही मैं बोल सकता हूँ, उससे समझ में आता है कि मुगलों का स्टेटस किस प्रकार का हुआ करता होगा। क्योंकि जब एक बार तख्त के ऊपर, जब एक सिंहासन के ऊपर अगर अकबर बैठ जाएगा या कोई भी राजा बैठ जाएगा, तो उसकी जो कार्यवाही चलती है ना, सिस्टम जो चलता है, वो देखने और दिखाने लायक होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं कि सभा को छोड़ के चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो इससे अगर मुगल एम्पायर की प्रोसीडिंग के बारे में हम देखें, प्रोसीडिंग के बारे में हम लोग देखें, तो हमें उनसे उनके स्टेटस के बारे में और उनके पावर के बारे में पता चलता था कि किस तरीके से वो लोग पूरी तरीके से इतने गंभीर या अपने अदालती कार्यवाही, दैट मीन्स दरबार की जो कार्यवाही होती है, वो कितना गंभीरता से ये लोग लेते होंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखने की कोशिश करते थे कि जब कोई भी बादशाह, अकबर या औरंगजेब या जहांगीर, जब भी उस सिंहासन पे बैठता था, तो सिंहासन बोल लो या तख्त बोल लो, वो पूरी तरीके से तख्त ना एक एक्सेस मुंडी का काम करता था। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करता था कि पूरी की पूरी जो भारत है, पूरा का पूरा जो भारत है, क्योंकि इनका ही कंट्रोल पूरे भारत के अंदर था, तो इसीलिए वो सिंहासन एक तरीके के लिए पूरे ग्लोब का एक सेंटर पॉइंट हो गया, एक तरीके का कहने का मतलब ये। तो इसीलिए हम ये देखते थे कि कोई भी क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें, तो रूलर के पास कितना बंदा, कौन बैठा हुआ है, कौन मुगल एलाइटीज उनके पास बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब मैंने क्योंकि अकबर के 9 रत्नों के बारे में आपसे जिक्र करा था, आपने कमेंट भी करा था, और मैंने उसमें बताने की कोशिश करी थी कि जब अकबर अपने सिंहासन पर बैठता होगा, तो अकबर के सिंहासन में बैठने के बाद अकबर के पास कौन होगा, दूर कौन होगा, ज़्यादा दूर कौन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। द स्टेटस ऑफ द कोर्टियार्ड्स वर डिटर्मिनेटेड द स्पार्शियल प्रोमिसी, है ना, तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द किंग, यानी कि जितना ज़्यादा दरबारी राजा के निकट स्थान पे बैठेंगे, उससे उनकी पावर के बारे में या उनके स्टेटस के बारे में हमें समझ में आता होगा। मतलब कोई भी दरबारी, देखो मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन मंत्री, सोचिए जैसे पीएम है हमारे देश के अंदर, मोदी पीएम है। अगर मोदी जी पीएम है तो आप नोटिस करेंगे कि मोदी जी के खास में कौन है, खास में अटैच में कौन है, ये क्योंकि पूरे भारत को तो अभी वही चला रहे हैं ना, तो कितना ज़्यादा मैटर कर जाता है कि उनसे उनकी फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, या वो उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनसे राय लेंगे। हालांकि उनको राय देने वाले और भी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर कर जाती है उनकी पोजीशन, उनका तख्त या उनका सिंहासन। सो दैट इज़ वाई एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी होती थी। और यहाँ पे जब एक बार सिंहासन पर कोई भी राजा बैठ जाता था, तो उसके बाद जब तक कोई भी क्या कहते हैं प्रोसेसिंग चल रही है, कोई भी सिंहासन पे कोई भी डिस्कशन चल रहा है, कोई बंदा अपनी बात लेके राजा के पास आ रहा है, तो जब तक क्या कहते हैं राजा अपनी सीट से नहीं उठेगा, जब तक राजा अदालत
अदालती कार्यवाही यानी कि दरबार की कार्यवाही को फिनिश नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, जब तक कोई बंदा उठ नहीं सकता है। तो ये बहुत मैटर। सेम ऐसा ही अगर आप पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिए तो पीएम जी अगर आते हैं तो पीएम जी जब बोल रहे होते हैं तो सभी को शांति से सुनना पड़ता है, चाहे किसी को कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे दरबारे अकबरी के बारे में यहाँ पे अबुल फजल ने बताने की कोशिश करी हुई है। अबुल फजल ने ये बताया है, तो आप ये स्रोत सेकंड पढ़ लेंगे तो उसमें आपको समझ में आया किस तरीके से कोई भी बंदा जब भी अकबर के दरबार में आता था दरख्वास्त लेके या बताता था, तो बताने से पहले जब अकबर के सामने कोई बात बताई जाती थी तो बताने के लिए कोई बंदा अगर मिलने के लिए आ रहा है, अगर उनका कोई धर्म गुरु है, फैमिली का बंदा है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अकबर से कोई स्ट्रेंजर मिलने के लिए आ रहा है तो अकबर के सामने उसको कैसे जाना है, उसको कैसे मिलना है, अकबर से अपनी बात कैसे रखनी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था अब अदब का, जैसे इन लोगों ने कॉर्निश बोला, ठीक है ना, कॉर्निश। अब ये एमसीक्यू के अंदर पेपर में आ सकता है आपके कि कॉर्निश जो है किसने शुरू करवाया था। ये अकबर के टाइम पीरियड पे कॉर्निश शुरू हुआ था। ये अभिवादन का, दैट मीन्स सल्यूटेशन स्लैशुलेशन बोलते हैं ना, जो भी अभिवादन आदाब आदाब करके है समथिंग हम बोलते हैं ना, तो ये एक तरीका बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कैसे एक हथेली को हल्का सा मोड़ना है, ज़मीन को छूना है और फिर आपको उसको क्या कहते हैं 4 बार 3 बार 1 बार कैसे करना है, वो उनके ऊपर सिस्टम है। लेकिन ये किसी राजा के पास, किसी मुगल के राजा के पास मिलने के लिए एक स्टारडम मैं कह सकता हूँ, ताकि उसका स्टारडम बना रहे, उसकी बातचीत बनी रहे और यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इससे पता चलता है कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हथेली को लटका कर रखना है, आगे की तरफ से झुका के रखना है, ज़मीन हाथ जो आपके ज़मीन को छूने चाहिए, या कैसे मतलब सिस्टम है पूरा, आपको बैंड होना पड़ेगा। तो ये किसी भी क्या कहते हैं अकबर या क्या कहते हैं शाहजहाँ या जहांगीर या औरंगज़ेब, सब ने अपने अपने काल में एक अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट करा था, ठीक है। तो मैं इतना डीपली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पेपर में यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये वाला। शाहजहां ने भी अपने टाइम पीरियड के अंदर अभिवादन का एक तरीका बताया था, उससे बोलते हैं हम 4 तस्मील, ठीक है ना, तस्लीम, ठीक है, तस्लीम। और यहाँ पे तस्लीम के बाद लिखा हुआ है ज़मीन बोझ, मतलब ज़मीन बोझ का मतलब ये होता है कि ज़मीन पे लेट जाना, अकबर के या शाहजहां के पैर चूमना, ये सिस्टम बनाया था। और दिस कम्स इन योर यूपीएससी एग्जाम, आपके यूपीएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कि 4 तस्लीम जो है ये अभिवादन का एक तरीका था और ये किसने शुरू करा था। देखो एक होता है अगर आप शाहजहां के पास, अगर आप अकबर के पास जा रहे हैं तो अकबर के पास आप क्या करते हैं, उनका हाथ रखते हैं, अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। ये भी एक तरीका था उनको अभिवादन करने का। या आप झुकते हैं, झुकने के बाद आप एक बार बस आदाब बोलते हैं, बस खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शाहजहां ने इसको और ज़्यादा बदल दिया। इसे बोलते हैं 4 तस्लीम का मतलब ये हो गया कि अगर आप सजदा झुक रहे हैं और झुकने के बाद जब आप शाहजहां के सामने आ रहे हैं तो आपको 4 बार हाथ यूं करना पड़ेगा, 4 बार, समझ रहे। तो ये 4 तस्लीम है। इसको 4 मतलब क्या है, ये चीज़ें उस टाइम पीरियड पे एक राजा के स्टेटस को दिखाने की कोशिश करता था। और दिस कम्स इन योर यूपीएससी एग्जाम इन फ्यूचर। अगर आप पढ़ते हैं तो आप इतना याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इतना डीपली कोई बच्चा पढ़ता है नहीं। लेकिन भाई आपको पता है कि यूपीएससी है, 12th क्लास है, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू का, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें बता देता हूँ जो 4 चीज़ें पूछी गई। नंबर 1 सजदा करना। सजदा, नमाज पढ़ता है ना कोई बंदा बैठ के पूरी तरीके से अदब से, तो एक तो सजदा करना। सजदा तेरा समझ रहे हैं, वो एक खुदा के लिए हो गया, ये हो गया अभिवादन का तरीका। आप क्योंकि वहाँ पे मुगल अपने आप को तो सजदा ही करवाते थे, अपने आप को तो भगवान ही मान रहे थे वो लोग, इसीलिए सजदा एक तरीके का ये हो गया। और एक था खौरनिश और एक था 4 तस्मील। 4 तस्मील और खौरनिश में सिर्फ इतना सा अंतर है कि खौरनिश में आप क्या करते हैं, राजा का हाथ पकड़ के अपने सर पे रखते हैं और उसके बाद आप एक बार आदाब बोलते हैं, खत्म। लेकिन 4 तस्लीम के अंदर क्या हो गया, 4 तस्लीम के अंदर ये हो गया कि आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपके हाथ पूरे ज़मीन तक टिकेंगे, आप 4 बार ऐसा करेंगे। तो ये किसने लाया, शाहजहां ने लाया। उसके बाद एक था हमारा ज़मीन बोझ, ज़मीन पोश भी बोला जाता है इसको, ज़मीन बोझ, ज़मीन पोश भी बोला जाता है। अब ये क्या है, ये पूरी तरीके से आपका एक ज़मीन बोझ ही लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरीके का ज़मीन पे लेट के शाहजहां के या उनके पैर छूना। लेकिन जब औरंगज़ेब आए थे औरंगज़ेब ने सिस्टम को बदल दिया। उसने कहा भैया ना तो सजदा करना है, ना ही 4 तस्लीम करना है, ना ही मेरे सामने झुक के मेरे पैरों को पकड़ना है। बस आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं अभिवादन करके कोई शब्द लेके आप मुझसे मुलाकात करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब वो शब्द क्या था वो एग्जैक्टली आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये सिस्टम जो कोई मुसलमान कोई मोमडन मिलता है तो आपने सुना होगा कि वो बोलता है ना अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके रिप्लाई में सलाम वालेकुम आता है। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं इसी टाइम पीरियड से ही शुरू हुआ था। तो इतना आपने समझ लेना है, ठीक है। और औरंगजेब ने किस तरीके का सिस्टम स्टार्ट करा था अपने आप के लिए, तो वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ सकता है, तो आप उसे सर्च ज़रूर करिएगा। क्योंकि हम ये भी देख सकते थे कि एक टाइम पीरियड पे जेम्स फर्स्ट जो जिस इंग्लैंड के जो राजा थे उसके टाइम पीरियड के अंदर सर थॉमस रे जो थे, सर थॉमस रे जहांगीर के टाइम पीरियड के अंदर आए थे। और जहांगीर के टाइम पीरियड पे जब आए थे तो आप ये देख सकते हैं ये बंदा 4 तस्लीम कर रहा है, ये बंदा हाथ रख रहा है और यहाँ पे ये थॉमस रे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जहांगीर से मिलने के लिए भी पहले उन्हें अभिवादन करना पड़ा था। अभिवादन दैट मीन्स उनका सलाम करना पड़ा था क्योंकि उनको रिस्पेक्ट देनी है, वो किया था। और उसके बाद इनको बैठने के लिए जगह दी गई थी। तो बहुत फेमस पेंटिंग है ये, और ये हमें दिखाने की कोशिश करता है कि मुगल लोग जो थे वो किस तरीके से अपने रिचुअल्स को फॉलो करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका मुगल दरबार से जुड़ी कुछ ऐसी दिनचर्या जो जितने भी राजा थे वो करते थे। स्पेशली अकबर ने सिस्टम को चलाया था। अकबर ने क्या चलाया था? अकबर ने ये चलाया था कि जो सम्राट अकबर थे, सम्राट अकबर कह रहा हूँ तो ग्रेट अकबर जो थे, उन्होंने पूरी तरीके से सम्राट ने अपनी दिन जो है सूर्य उदय के साथ धार्मिक भक्ति और प्रार्थना के साथ शुरू करी। उन्होंने कहा कि सूर्य उदय होने के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें क्या कहते हैं थोड़े गुणगान गाने चाहिए भगवान के, मतलब उनके जो भी इस्लामिक के अंदर होते हैं। वैसे तो सूफिज्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा था, इन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को भी, जैसे कि अशोक ने अपने आप को क्या बोला था, देवम प्रिय या प्रियदर्शी, और उसी टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने एक स्मॉल बालकनी के अंदर झरोका दर्शन की भी शुरुआत करी थी। कहने का मतलब ये था उस अर्ली टाइम पीरियड के अंदर अकबर अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि मेरे को सुबह सुबह अगर कोई लोग हैं वो मुझे देखेंगे तो उनका दिन अच्छा निकल सकता है। तो इन्होंने क्या करते थे, ये लोग अर्ली मॉर्निंग में उठते थे, थोड़ी प्रार्थना करते थे, अपने विंडो वाली जगह पे जाते थे, विंडो वाली जगह पे वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे। और विंडो के उस तरफ में सारे सिपाही जो लोकल लोग हैं वो जो अकबर को अपने फेस टू फेस देखना चाहते हैं रियल में, क्योंकि बहुत से लोगों को अकबर से मिलने की परमिशन तो थी नहीं, लेकिन यहाँ पे झरोका दर्शन एक प्रोग्राम चलाया गया, मतलब एक सिस्टम चलाया गया अकबर ने कि कोई भी बंदा अगर मुझे देखना चाहता है तो वो मॉर्निंग में जाके, अर्ली मॉर्निंग में आके मेरे घर के बाहर विंडो के सामने आ सकता है। जैसे आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है ना कि उनसे मिलने के लिए उनके फैंस उनके घर के बाहर सो जाते हैं, उनके घर के बाहर ही पड़े रहते हैं। ऐसे ही सेम क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं अकबर ने भी करा था कि अगर कोई भी मुगल दरबारी या कोई भी सैनिक सिपाही कोई भी अकबर को देखना चाहता है तो अर्ली मॉर्निंग वो आके झरोका दर्शन के टाइम पीरियड के अंदर वो देख सकता है। तो अकबर लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे पूजा करते हैं, सब कुछ व्यायाम करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो लोग उनको वहाँ पे निहारते थे, देखते थे। तो उन्हें लगता था कि हमारे राजाओं को देखना हमारे लिए एक असम्मान की बात हो सकती है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे चलाई गई थी। अकबर ने ये चीज़ करी थी। और फिर उसके बाद अकबर क्या करता था, अकबर अपना खा पी के नहा धो के फिर अपने मीटिंग में चला जाता था। मीटिंग इन द सेंस जहाँ पे अकबर रहता होगा। वैसे तो अकबर क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर आगरा के अंदर जो ताजमहल, आगरा के अंदर जो लाल किला बनाया गया था वहाँ पे रहता था। उसके बाद शाहजहां दिल्ली के अंदर आ गया। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि चाहे आपका आगरा हो चाहे दिल्ली हो, आगरा के अंदर भी लाल किला है, दिल्ली के अंदर भी लाल किला है। उस लाल किला के अंदर झरोका दर्शन वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। अब यहाँ पे झरोका दर्शन अशोक कह रहा हूँ मैं, अकबर के टाइम पीरियड पे आया था। लेकिन जब भी झरोका दर्शन होता था उसके 2 घंटे के बाद उसको मीटिंग करनी होती थी अकबर को अपने दीवाने आम और दीवाने खास दोनों में। लेकिन मीटिंग के अंदर जब भी वो अपनी मीटिंग करता था तो मीटिंग करते वक्त हमेशा उसके पास यहाँ पे जो रक्त जड़ित सिंहासन था वो होता ही होता था। आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे मोती, हीरे, जवाहरात, इवन इसमें बता रखा है कि बेस्ट कीमती क्या कहते हैं रूबी भी लगाया गया था। रूबी उस समय जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हुआ करती थी, उन रूबियों को यहाँ पे लगाया जाता। इवन इसके बैकग्राउंड के अंदर इतना अच्छा इसको बनाया जाता था कि लोगों को देखने भर से इतना अच्छा लगे कि लोग अट्रैक्ट हो, है ना। तो ऐसा यहाँ पे करा जाता था। तो ये पैराग्राफ के अंदर बादशाह नामा के अंदर यही दिखाने की कोशिश करी गई थी। अब यहाँ पे झरोका दर्शन खत्म होता था और झरोका दर्शन खत्म होने के बाद वो दीवाने आम के अंदर लोगों से पब्लिकली मीटिंग करता था। पब्लिकली मीटिंग ये कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि लोकल लोग अपनी दरख्वास्त लेके राजा के सामने आए और उसके बाद जब दीवाने आम मतलब आम लोग, आम मीन्स द मैंगो पीपल, द आम आदमी, तो
तो उन लोगों से यहाँ पे जो आपके अकबर थे, जहांगीर थे, जो भी थे, वो दीवाने आम के अंदर लोगों से मिला करते थे। 1-2 घंटे तक उनसे मीटिंग चलती थी, उनसे प्रॉब्लम पूछी जाती थी, समाधान उनको दिया जाता था। उसके बाद यही बंदा क्या है, फिर अपने मिनिस्टर से, हाई फाई मिनिस्टर से जाके दीवाने खास में मिलता था। दीवाने खास भी एक अलग जगह बनाई जाती थी। खास से ये आपको समझ में आता, खास लोगों से मिलना, तो अपने मिनिस्टर से प्राइवेटली मिलता था ये, और जो भी कॉन्फिडेंशियली, मतलब जो बहुत ही खुफिया चीज़ें होती थी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता था। मतलब ये अपने हाईएस्ट मिनिस्टर से पूरी तरीके से दीवाने खास में मिलता था। तो दीवाने आम, दीवाने खास आप ऐसे याद रख सकते हो। अपने टैक्स ऑफिसर से मिलता था, वो देखता था कहाँ से कितना रेवेन्यू आया, कहाँ से कितना रेवेन्यू आना है, किस पे अटैक करना है, किस पे अटैक नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। कभी कभार क्या कहते हैं, अकबर को ऐसा भी देखा गया अकबरनामा के अंदर कि वो अपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स प्लान होते थे, वो आर्किटेक्ट से भी कभी कभार क्या कहते हैं दीवाने खास के अंदर मिला करता था। वो इसीलिए क्योंकि बिल्डिंग जैसी चीज़ें बनाना शाहजहाँ को ही पसंद था, अकबर तो खैर पसंद ही करते थे, फिर जहांगीर ने भी इस चीज़ को बहुत पसंद करा, तो इस चीज़ के लिए वो दीवाने खास के अंदर मिला करते थे। तो इतना आपने समझ लेना है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी, जहाँ पे राजधानी हुआ करती थी, चाहे लाहौर हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, पूरा का पूरा कैपिटल उस टाइम पे सजाया जाता था जब कोई बहुत फेमस चीज़ हुआ करती थी। जैसे राजा का सिंहासन, उसको राजा को अपने सिंहासन में बैठाया जा रहा है, या ईद मनाई जा रही है, या शबद बारात का मतलब होता है कि बारात किसी की आ रही है, या होली आ रहा है, या कोई भी क्या कहते हैं ऐसी चीज़ हो रही है जो पूरी की पूरी क्या कहते हैं अफसर वाली बात है। तो यहाँ पे शबद बारात जो है बताने की कोशिश करी गई है कि हिजरी कैलेंडर, क्योंकि ये लोग तो हिजरी कैलेंडर मानते थे ना, याद करिए हमने क्लास 11 के अंदर हिजरी कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। जो हिजरी कैलेंडर 612 AD से स्टार्ट हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का से मदीना जाना पड़ रहा था, तो मुसलमानों ने अपने खुद का एक अलग कैलेंडर बनाया था जिसको हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ था, इसे बताया हुआ कि ये जो शबद बारात, इनका भी कोई फेस्टिवल होता होगा, वो क्या कहते हैं 8वें महीने के चौथे सावन के बाद कुछ आता है डे, मतलब होता होगा कुछ डे, है ना, तो उसमें मनाया जाता था। और यहाँ पे ज़्यादातर ये जो मुगल रूलर होते थे वो 3 फेस्टिवल को ज़्यादा मनाते थे, सोलर और लूनर, और कोई बर्थडे हो किसी का तो वो ज़्यादातर ये लोग मनाया करते थे। तो ये लोग अपने बर्थडे के टाइम पीरियड पे क्या करते थे, अपने बर्थडे के टाइम पीरियड पे अपना ही वेट करते थे। वेट मतलब अपना ही वजन तोलते थे, उससे रिलेटेड सोना चांदी या जो भी कुछ होता था उससे वेट करते थे, और उसके बाद इसको भेंट देते थे, लोगों को दे देते कि अब जाइए इसको वेलफेयर के काम में लगाइए। तो ये चीज़ देखा गया है, ये चीज़ अकबरनामा और शाहजहांनामा दोनों के अंदर इस चीज़ को मेंशन करा गया। उसके बाद क्योंकि इन पे पैसा बहुत था, इसलिए ये लोग शादियों के ऊपर भी बहुत खर्चा करते थे। जैसे कि दारा शिकोह की शादी होने वाली थी नादिरा से, द डॉटर ऑफ प्रिंस परवेज़ करके इनका नाम है। यहाँ पे प्रिंसेस जहां आरा ने सारा खर्चा किया था। अब जहां आरा कौन थी दारा शिकोह की, वो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, आपने बताना है, ठीक है। अब दारा शिकोह की शादी में उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा बताया था कि 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। 32 लाख रुपए खर्च होना उस टाइम की शादी के अंदर, मतलब लगभग 1633 के टाइम पीरियड के अंदर शादी में कोई बंदा 32 लाख रुपए लगा रहा है, तो सोचिए यहाँ पे ये किस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड का, ये उस टाइम के मेरे को लग रहा है कि कहीं कहीं क्या कहते हैं अडानी या अंबानी थे उस टाइम के पीरियड के, ये जिन्होंने उस टाइम पीरियड में भी इतना पैसा शादियों के अंदर खर्च कर दिया था, है ना। तो एक तो ये है, इतना समझ लेना है आपने। दूसरा फिर यहाँ पे टाइटल और गिफ्ट की बात करते हैं कि मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर मुगल लोग जब ये युद्ध लड़ लिया करते थे तो लोगों को टाइटल्स दिया करते थे। आज की डेट में आप हर किसी को बाहुबली नहीं बोल सकते हैं, आज की डेट में आप हर किसी को चुलबुल पांडे नहीं बोल सकते हैं, आप आज की डेट में हर किसी को, मतलब एक टाइटल होता है ना, इंसान अपने टाइटल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिल्लू सांडा, कि मेरा बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ, तो वो वाला जो सीन था बिल्लू सांडा, ये जो टाइटल किसी को मिलता है आज की डेट में तो कोई भी इंसान लगा लेता था, लेकिन मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर टाइटल लगाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, या किसी को टाइटल मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसा कहा जाता था कि मुगल जब भी युद्ध लड़ते थे या जीतते थे तो उस टाइम पीरियड के अंदर बड़े बड़े खिताब दिए जाते थे। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली मूवी देखी है ना, वो शेरशाह, तो शेरशाह खिताब मिला था विक्रम बत्रा जी को, तो वो शेरशाह टाइटल मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये टाइटल मिलता था, इसके शीर्ष का उल्लेख मुगल के सिक्कों में किया जाता था, इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि उनकी योग्यता के हिसाब से किसको क्या उपाधि देनी है, किसको क्या पोस्ट देनी है, वो बहुत मैटर करता था। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि असफ खान
असफ खान एक ऐसी पोस्ट होती थी जो मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर सबसे बड़े मंत्री को ये पोस्ट दी जाती थी असफ खान की। तो असफ खान जो है, असफ खान पैगंबर राजा सुलेमान के टाइम पीरियड से एक दिग्गज मंत्री थे और इसी वजह से क्या कहते हैं, असफ खान की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्या हुआ था, ऐसा ही औरंगजेब ने, जिसने आलमगीरी नामा लिखी थी, उन्होंने क्या कहते हैं अपने मंत्रियों को, अपने 2 मंत्रियों को, जसवंत सिंह को और जय सिंह को यहाँ पे एक पोस्ट दी थी जिसे हम मिर्ज़ा राजे बोलते हैं। ओके, मिर्ज़ा राजे की पोस्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। ये उनके 2 क्या कहते हैं रईसों में से, व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने उस टाइम पे ये पोस्ट ली थी और ये औरंगजेब ने थी। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर किसी बंदे को टाइटल लगाना है अपने नाम के आगे, तो आप, ऐसा नहीं है आज की डेट में आप अपने आधार कार्ड में तो कितना आसानी से चेंज कर लेते हैं। आपके नाम में विजय कुमार लिखा हुआ और कुमार की स्पेलिंग गलत है, तो विजय की स्पेलिंग गलत है, तो आप आधार कार्ड में आराम से ऑनलाइन फिल करिए, अपॉइंटमेंट दीजिए, प्रूफ दीजिए और आपका ठीक हो जाता है और यहाँ पे ठीक हो जाता है सिचुएशन। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको अपने नाम के आगे कुछ भी टाइटल लगाना है, कुछ भी नाम चेंज करना है, तो आपको राजा को क्या कहते हैं पैसे देने पड़ते थे। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है, एक बंदे का नाम था मीर खान करके, लेकिन उसने अपने नाम के आगे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ए लगाने के लिए, अमीर खान बनाने के लिए, उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए की डोनेशन दी थी या 1 लाख रुपए का भुगतान करा था। देख रहे हो, मतलब ऐसा हुआ करता था उस टाइम पीरियड के अंदर, तो अलग ही सीन है। दूसरा, मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर देखो, आज की डेट में ऑटोग्राफ होता है इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बड़े बंदे का ऑटोग्राफ ले लें तो आप कहते हैं यार देखो किस बंदे का ऑटोग्राफ मुझे मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर राजा से रिलेटेड कोई चीज़ किसी बंदे को मिल जाती है तो वो लकली अपने आप को साबित करता था कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे राजा से रिलेटेड कोई चीज़ मिली है। अब राजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, पगड़ी हो सकती है, जामा हो सकता है, पटका हो सकता है, नेकलेस हो सकता है, उनकी सोने वाली तलवार हो सकती है ना। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका पगड़ी हो गई, ये आपका जामा हो गया, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहते हैं पटका हो गया, नहीं ये पटका हो गया, ये पूरा जामा हो गया कपड़े, ये उसका नेकलेस हो गया, ये उसकी तलवार हो गई ना, ज्वेलेड स्वॉर्ड बोलते हैं इसे। तो ये चीज़ अगर राजा अपने किसी भी लोकल बंदे को दे देता था या कोई पैसा दे देता था या कोई गोल्ड का मटेरियल दे देता था तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। जस्ट लाइक आज की डेट में अगर आपको किसी के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो आपसे मिल ले, आपके फ़ोटो खिंचवा ले, आपका ऑटोग्राफ ले लें, तो वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है ना। ऐसा ही क्या हुआ था, ऐसा ये हुआ था कि अगर कोई बंदा राजा के सामने मिलने के लिए जाता था तो उसे राजा को हमेशा बहुत बड़ी पेशकश देनी होती थी या उसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मनी देना होता था राजा को, या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी कि पेशकश देनी पड़ती थी। और जब भी क्या कहते हैं राजा किसी लोकल बंदे से मिलता था, देख रहे हो अपने आप में ही वो, मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में होता है ना, आज की डेट में आप लोगों को पैसा मिलता है, पैसा इन द सेंस आज की डेट में आप लोगों को होता है ना प्रमोशन करने के लिए पैसा मिलता है, जब भी आप प्रमोशन करेंगे, वरना आप प्रमोशन नहीं करेंगे। ऐसे ही उस टाइम पीरियड के अंदर मुगलों के जो राजा हुआ करते थे वो लोकल बंदे से जब भी मिला करते थे जब उनको मिलते वक्त को उन्हें अमाउंट दे रहा हूँ, कुछ शेयरिंग दे रहा हूँ, कुछ चीज़ भी दे रहा हो, वो बहुत मैटर करता है। तो ऐसे थॉमस रे जो आप देख सकते हैं जेम्स वन के टाइम पीरियड के अंदर इंग्लैंड से हमारे इंडिया में जहांगीर के टाइम पीरियड पे आए थे। तो जब जहांगीर से वो मिल रहे थे तो जहांगीर से मिलने के लिए उन्होंने उसके जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री है, उससे अप्रोच करी थी। और अप्रोच करने के लिए उन्होंने मंत्री को अपनी अंगूठी निकाल के जहांगीर को देने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि थॉमस रे बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि असफ खान ने उनकी अंगूठी वापस दे दी, थॉमस रे की अंगूठी वापस दे दी। क्यों? क्योंकि वो अंगूठी ओनली 400 रुपये की थी। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपके एनसीईआरटी के अंदर बताई गई है, बट देख सकते हैं कि रिलेट कहाँ से हो रही है ना। तो रिलेट होना बहुत बड़ी बात है कि ऐसा यहाँ पे देखा गया। ओके, सो इतना ही है इस पार्ट के अंदर। वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड टू वॉच दिस वीडियो। और अगर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ तो ज़रूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। जय हिंद, जय भारत।